हेलो हेलो आजा। चैप्टर नंबर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। आ जाओ, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा कौन सा है? कॉस्ट शीट। एक बार जो भी अपन ने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, बहुत बेसिक सा, उसको वापस पूरा रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से कि पढ़ा क्या था। उसके बाद आज अपन थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, है ना। कल मैंने कहा था ना, कल तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ऊपर ऊपर से था, डिटेल अपन ने इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो चैप्टर 6 का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। और तुमको अगर मैं ये बात बताऊं ना कि ये चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो ये मान लो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 8 to 10 मार्क्स का आता है। अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है तो वो 8 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। और ऐसा नहीं कि कॉस्ट शीट के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 6 ही है, आगे अपन 2-3 चैप्टर्स और पढ़ेंगे, उसमें भी हमको कॉस्ट शीट ही बनानी है, पर उस चैप्टर का नाम अलग है। पर बनानी क्या है? हमको कॉस्ट शीट ही बनानी है। तो जब भी हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए। जैसे अकाउंट्स में क्या हो गया, जर्नल एंट्री सब कुछ पास कर लिया, पर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सबसे लास्ट का काम है। तो वैसे ही पूरा कॉस्टिंग पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? कॉस्ट शीट बनानी है। क्या बनानी है? कॉस्ट शीट। तो अपन यहाँ पर क्या बनाना सीख रहे हैं? कॉस्ट शीट बनाना सीख रहे हैं। और कॉस्ट शीट बनाने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव इतना सा होता है कि कंपनी ये देखना चाहती है कि जितने भी प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए, जितना भी प्रोडक्शन किया कंपनी ने, है ना, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। एक तो कंपनी को ये देखना है, और दूसरा कंपनी को ये देखना है कि जितना भी कंपनी ने प्रोडक्शन किया उसमें से सेल कितने का हो रहा है। जितना प्रोडक्शन किया उसमें से आप इस साल सेल कितना करोगे, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितना मैं सेल करने वाली हूं उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ये पता करो। जितना मैं सेल करने वाली हूं, अगर मुझे उसकी कॉस्ट पता चल जाए तो मुझे फिर क्या ऐड करना है? सिर्फ प्रॉफिट ऐड करना है। और तुमको ये अच्छे से पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो क्या आता है? सेल्स वैल्यू आता है। क्या आता है? सेल्स वैल्यू। तो देखना इसमें कि क्या है बोला हुआ है कि हमको जो कॉस्ट शीट बनानी है, एक मिनट, हमको जो कॉस्ट शीट बनानी है उसमें सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना है कि हमारा प्रोडक्शन कितने का हुआ है। फिर हमको ये देखना है कि हमको सेल कितना करना है। एट द एंड कॉस्ट शीट खत्म कहां पर होती है? सेल कितने का हुआ है, वहां पे हमारा कॉस्ट शीट खत्म होता है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट तो मैम हम बना लेंगे, पर पहले ये देखो कि प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को क्या क्या चाहिए। तो कल अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले कंपनी के ये 3 खर्चे होने हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, और लास्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो सारे खर्चे हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? डायरेक्टली। और ये मटेरियल कहाँ पे यूज आएगा? फैक्ट्री में। भाई जहां पर आप प्रोडक्शन करोगे वहीं पर तो ये रॉ मटेरियल काम आएगा। लेबर प्रोडक्ट बनाने में कहाँ काम करेगी? फैक्ट्री में काम करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ इनकर होंगे? फैक्ट्री में इनकर होंगे। तो ये सारे खर्चे कंपनी के कहाँ इनकर होते हैं? फैक्ट्री में। पर ये खर्चे प्रोडक्ट से कौन से हैं? डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है, इसीलिए यहां तक की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। बोलो समझ में आ रहा है? इसके बाद फैक्ट्री में और भी खर्चे होते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि फैक्ट्री में रेंट लगेगा, फैक्ट्री में आप जो मशीन यूज कर रहे हो मशीन चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मशीन पर डेप्रीसिएशन लगेगा, फैक्ट्री में आपने मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तो ये सारे खर्चे कहां पर हो रहे हैं? फैक्ट्री में। पर ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड
इसलिए इन सारे खर्चे को क्या बोलते हैं अपन? फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंट हो गया, मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी हो गया। जो खर्चे सारे आपने कहाँ इनकर करें? फैक्ट्री में। इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को अपन वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क्स ओवरहेड। यहां तक के जो खर्चे हैं ना, फैक्ट्री तक के कहाँ तक के खर्चे हैं? ये फैक्ट्री तक के। ये सारे खर्चे प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आती है? फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? फैक्ट्री कॉस्ट को हम और भी क्या बोल सकते हैं? वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? वर्क्स कॉस्ट। वर्क कॉस्ट बोलो या फिर आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है। इसके बाद हम और क्या ऐड करते हैं? ऑफिस के ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स? ऑफिस के ओवरहेड्स। ऑफिस के ओवरहेड्स मतलब जैसे कि ऑफिस में जितने भी खर्चे हुए, ऑफिस में हमने ना मैम कंप्यूटर लगा रखा है तो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑफिस में हमने अकाउंटेंट बिठा रखा है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। ऑफिस भी हमारा खुद का नहीं, हमने रेंट पे ले रखा है। हम कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। तो ये सारे खर्चे हमारे कहाँ के हो गए? ऑफिस के हो गए। ऑफिस में हमारे प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा भी आता है तो ये सारे खर्चे कहाँ के होंगे? ऑफिस के। तो ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे आप ऐड कर दो। यहां तक हमारे पास कौन सी कॉस्ट आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं अपन इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे लास्ट खर्चे होते हैं जो हमको ऐड करने होते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट को पता कर लिया तो अब आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो कौन से खर्चे ऐड करोगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के खर्चे कौन कौन से हो गए? जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स मैनेजर का सैलरी हो गया, आपने डिलीवरी के लिए एक वैन लगा रखी है, डिलीवरी बॉय अपॉइंट किया हुआ है, आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सारी चीजें किस में आ गई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। यहां तक के खर्चे ऐड करने के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो सेल करने वाले हो उसकी कॉस्ट कितनी है। समझ में आ रही बात सबको? और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने के गुड्स बनाए उसकी कॉस्ट कितनी। प्रोडक्शन मतलब जितने गुड्स इस साल बनाए ना उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। सेल का मतलब इस साल जितने भी गुड्स आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। समझ में आ रही बात सबको? इसमें क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट। तो किस पर आ जाओगे? सेल्स पर। ये तो बहुत बेसिक सा कॉस्ट शीट है जो हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ओवरहेड्स तीन तरीके के हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले कौन से ओवरहेड्स है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर कौन से ओवरहेड्स है? ऑफिस। और थर्ड में कौन से ओवरहेड्स है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये बहुत बेसिक कॉस्ट शीट है जो अपन ने पढ़ी है। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, जो हम लेते हैं रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कौन सा लोगे? रॉ मटेरियल परचेज लेंगे या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम लेंगे? तो हमने डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल कौन सा लेंगे? कंज्यूम। उसका रीजन इतना सा है कि कंज्यूम क्यों लोगे? आप कॉस्ट शीट बना रहे हो इस चीज का कि आपने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, है ना? तो कितने फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किए, अगर इसका कॉस्ट शीट है तो प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल काम आएगा उसी का तो कॉस्ट लोगे ना। और रॉ मटेरियल कितना काम आएगा वो परचेज तो नहीं है। परचेज तो हमने मंगा लिया पर अभी तक हो सकता है हमने कुछ यूज नहीं किया होगा। तो जो यूज ही नहीं किया रॉ मटेरियल वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, और वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल कौन सा आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। क्लियर? लेबर एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये डायरेक्ट मटेरियल कौन सा लेंगे? कंज्यूम्ड वाला। यहां तक के खर्चे ऐड करने के बाद में कौन सी कॉस्ट आएगी? प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आप कौन से खर्चे ऐड करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद खर्चा आया ना, जिसको अपन फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? और बोला जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्यों बोलते हैं? सुना ध्यान से।
फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में ही बनेगा ना। फिनिश्ड गुड्स ऑफिस में थोड़ी बनेगा, फिनिश्ड गुड्स सेल्स डिपार्टमेंट में थोड़ी बनेगा, फिनिश्ड गुड्स कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आपके फैक्ट्री में बनना चालू हो गया पर इस साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको हम WIP बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। कोई प्रोडक्ट जो हमारा इस साल बनना चालू हो गया था पर अभी तक पूरा रेडी नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? WIP। क्या बोलते हैं? WIP। अब मुझे एक बात बताओ, जब WIP की बात कर रही हूँ तो जो मैंने इस साल के लिए बोला वो पिछले साल के लिए भी हुआ होगा। हो सकता है तुमने कोई प्रोडक्ट पिछले साल बनाना स्टार्ट कर दिया था बट 31 मार्च तक भी वो प्रोडक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको कब कंप्लीट करोगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और सबसे पहले पुराने वाले को कंप्लीट करोगे ना। सबसे पहले किसको कंप्लीट करोगे? पुराने वाले को। इसका मतलब जब तुम प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालोगे ना इस साल की, इस साल कितने गुड्स बनाए, तो पुराने वाले प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी लेना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं ओपनिंग WIP। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तक? इसके बाद जो प्रोडक्शन तुमने इस साल स्टार्ट कर दिया था पर अभी तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो WIP में है वो प्रोडक्शन थोड़ी है, वो फिनिश गुड थोड़ी बन गया, वो उस पर तो अभी आधा ही काम हुआ है ना। तो अगर आधा ही काम हुआ है तो उसको हटा दो। तो ओपनिंग WIP प्लस करेंगे और क्लोजिंग WIP लेस करेंगे। ये WIP का सारा काम कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में। कहाँ पर होता है? इसीलिए ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं। क्लियर? इसके बाद कौन सी कॉस्ट आती है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? आया ना? इसके बाद अपन क्या ऐड करते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स। तो अपने पास कौन सा कॉस्ट आ जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है या हमें ये निकालना है कि कितने गुड्स हमने बेचे, कितने गुड्स बेचे उसी का ही तो वैल्यू निकालना है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वही गुड्स बेचोगे क्या जो इस साल बनाए हैं, या पिछले साल के गुड्स भी बेचोगे? भाई पिछले साल जो फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया पहले तो उसको सेल करेंगे ना, क्योंकि हम नॉर्मली फीफो मेथड ही अप्लाई करते हैं कि जो पुराना सामान है पहले उसको यूज कर लेते हैं और फिर जो हमने नया बनाया है ना उसको हम बाद में यूज करेंगे। हमारी मम्मी भी घर पे यही करती है। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं और कोई फ्रूट 4 दिन पहले से पड़ा है तो मम्मी पहले पुराना वाला फ्रूट और वेजिटेबल यूज करेगी और फिर नया वाला यूज करेगी। इसका मतलब हम नॉर्मली रियल लाइफ में भी क्या अप्लाई करते हैं? फीफो मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड? फीफो। और इसीलिए जब हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि कितने गुड्स हमने बेचे, कितने गुड्स बनाए, वो तो हो गया, अब क्या निकालना है? कितने गुड्स बेचे। उसके लिए अगर कोई फिनिश्ड गुड्स मैंने पिछले साल बनाया था पर वो सेल नहीं हुआ तो मैं उसको इस साल सेल करूंगी सबसे पहले, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात सबको? और क्या लेस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ये वो फिनिश्ड गुड्स है क्लोजिंग वाला जो इस साल बनाया तुमने पर बेचा इस साल नहीं, तो इसको माइनस कर दो। यहां से हमारे पास क्या आएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैंने कल भी कहा था अकाउंट्स का और कॉस्ट शीट का, कॉस्टिंग का COGS अलग अलग होता है, तो उसको मिक्स नहीं करना है। ये टेबल बनाने के बाद में ये नोट 1 कॉपी करना है कि जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालोगे ना, इधर सुनो एक बात, जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो करोगे, पर परचेज करने पर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी तो तुम्हारी कॉस्ट है। चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे। जो इंश्योरेंस का खर्चा है रॉ मटेरियल पे, कि तुमने रॉ मटेरियल जब दूसरी जगह से मंगाया तो रॉ मटेरियल पे इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो वो खर्चा भी ऐड करना पड़ेगा। अगर तुमको रॉ मटेरियल खरीदने पर कोई डिस्काउंट मिला है विच इज अ ट्रेड डिस्काउंट, तो वो माइनस करना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट तो अपन ने पढ़ा था ना, वो माइनस नहीं होता, वो तो फाइनेंस नेचर का आइटम है, वो यहाँ पे ट्रीट नहीं होता, पर ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन में। और अगर कोई ड्यूटीज और टैक्सेस है, मतलब कोई GST लग रहा है, कोई कस्टम ड्यूटी लग रहा है जिस पर आपको ITC नहीं मिल रहा, तो वो हमारी कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये तो 4 एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें अपन ने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करी है। क्लियर हो रही है क्या बात सबको? तो नोट 1 लिखो टेबल के बाद में, few examples of items to be added in the cost of raw material।
फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये दिया हुआ है पेज नंबर 6.3 पर। नोट नंबर 3 डन, सबने कर लिया क्या कॉपी नोट नंबर 3? देखो क्या लिखा है नोट नंबर 3 में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे खर्चे जो मटेरियल और लेबर के अलावा है, क्योंकि जो खर्चा मटेरियल का है वो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, जो खर्चा लेबर का है वो लेबर में जाएगा। तो हमारे पास और कौन सा खर्चा बच गया जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है ना? देखना पॉइंट नंबर एफ और जी बताती हूँ। पहले तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए तुमने प्रोडक्ट का कोई डिजाइन बनाया है। जैसे सपोज करो अगर मैं ये कैलकुलेटर बनवा रही हूँ तो मैंने ये कैलकुलेटर का डिजाइन बनाया होगा, क्योंकि हर कैलकुलेटर तो ऐसा नहीं आता, सारी ब्रांड्स के कैलकुलेटर का डिजाइन अलग है, तो मैंने कैलकुलेटर का डिजाइन बनवाया होगा ना। तो ये डिजाइनिंग कॉस्ट मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये डिजाइनिंग कॉस्ट मेरे किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से। तो अगर मैंने प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक डिजाइन बनवाया है तो वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाया है तो वो भी मेरे किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। यहाँ तक दोनों क्लियर है? उसके अलावा आप सपोज करो कोई प्रोडक्ट बनाते हो जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर मोल्ड लगता है, जैसे सपोज करो जो कंपनीज आइसक्रीम बनाती है, जो कंपनीज केक बना के बेचती है बाजार में, उनके पास मोल्ड होते हैं। भाई आइसक्रीम का भी तो मोल्ड होता है ना, कि आपको आइसक्रीम किस शेप का चाहिए, तो आइसक्रीम का जो मोल्ड है वो आपके हर प्रोडक्ट पे लगेगा। अगर कंपनी 10 आइसक्रीम बना रही है तो 10 मोल्ड लगेंगे, तो मोल्ड का कॉस्ट किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ये मेरे हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर मैं 10 आइसक्रीम बनाऊंगी 10 मोल्ड लगेंगे, अगर मैं एक बार में 100 आइसक्रीम बनाती हूँ तो 100 मोल्ड लगेंगे। बोलो हाँ है ना? तो जब भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट जिसपे मोल्ड लगता है या कोई पर्टिकुलर पैटर्न मेरे को चाहिए, जैसे आइसक्रीम पर भी कितनी बार क्या होता है कि आइसक्रीम हो गया या चॉकलेट हो गई, तो चॉकलेट पे अगर तुम देखोगे तो चॉकलेट जैसे डेयरी मिल्क है तो डेयरी मिल्क के ऊपर चॉकलेट पर भी डेयरी मिल्क नाम लिखा हुआ आता है। क्यों? वो कैसे आया? वो एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया जो आपने को उस प्रोडक्ट पे चाहिए। तो कोई मोल्ड हो गया, कोई पैटर्न हो गया, या कोई पेटेंट आपने प्रोडक्ट का करा रखा है, तो वो सारे प्रोडक्ट से कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट के लिए आपने स्पेसिफिकली कोई टेक्नोलॉजी यूज करी है, उसका फीस आप पे कर रहे हो, तो वो भी किस में आएगा? आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में। प्रोडक्ट के लिए आपने कोई स्पेसिफिक मशीन हायर करी, आपने बोला है कि यार मुझे ये जो प्रोडक्ट चाहिए ना, ये प्रोडक्ट मेरी पुरानी मशीन तो नहीं बना पाएगी, तो मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए। तो उस स्पेसिफिक इक्विपमेंट को अगर आपने रेंट पे लिया तो उसका रेंट का चार्जेस भी कहां पर आएगा? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। समझ में आ रही बात सबको? खरीदा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, पर अगर आप रेंट पे लेते हो तो रेंट चार्जेस किस में आएंगे? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। उसके अलावा अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे या किसी पर्टिकुलर गुड्स पे रॉयल्टी पे किया, नॉर्मली रॉयल्टी की तुमने शार्क टैंक वगैरह देखा है, उसमें तुमने वर्ड सुना होगा, शार्क से कहते हैं कि हमें तुम्हारी कंपनी का इक्विटी तो चाहिए पर साथ का साथ हमको 5% रॉयल्टी भी चाहिए। 5% रॉयल्टी का मतलब कि कंपनी जितना प्रोडक्ट सेल करेगी उसका 5% हमको चाहिए। अगर तुमने 100 प्रोडक्ट बेचे तो 100 प्रोडक्ट और तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपए, तो 100 प्रोडक्ट इंटू 50 रुपए कितना हो गया? 5000 हो गया। इस 5000 का 5% शार्क को चाहिए, इसको बोलते हैं रॉयल्टी, कि जितना तुम सेल करोगे उस पर मुझे क्या चाहिए? रॉयल्टी भी चाहिए तुमसे। समझ में आ रही है बात सबको यहाँ तक? बोलो हाँ है ना? तो ये भी हर प्रोडक्ट पे हो रहा है खर्चा। अगर 100 प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो 100 का रॉयल्टी जाएगा, 1000 प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो 1000 का रॉयल्टी जाएगा। बोलो हाँ है ना? और इसके बाद हमारे पास में एक कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। अब देखो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में ना एग्जाम्पल इन्होंने पावर एंड फ्यूल लिख के दिया है, पर आगे मैं डिस्कस करूंगी कि पावर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है, क्योंकि वो कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। पर अगर आपका पावर और फ्यूल का खर्चा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप निकाल सकते हो तो फिर यहाँ ले लेना, और नहीं निकाल सकते तो कहाँ ले लेना? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो हम तो यही अज्यूम करते हैं कि पावर इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज होगा,
या फिर आपका फ्यूल कितना लगेगा उस मशीन में, ये सारे खर्चे आप एक प्रोडक्ट पे नहीं निकाल सकते, और इसलिए हम इसको किस में कंसिडर करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद हमको ये पता है ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आता है, इसमें ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडजस्ट करके फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम्हारी मेन कॉस्ट शीट चेक करो, मेन कॉस्ट शीट जो तुमने बनाई है उसको चेक करो। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में चेक करो क्या लिखा है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसके बाद क्या लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये तो प्रोडक्ट बनने के बाद ही होगा ना, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट बनने के बाद उसका क्वालिटी चेक करना है तो प्रोडक्ट बनने के बाद ही चेक होगा, हाँ या ना। अब प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक फैक्ट्री में से जब प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ उसके बाद ही होता है, पर ऑफिस से पहले होता है, हाँ या ना। जैसे जो कंपनीज ये टीवी बनाती है या फिर कैमरा बनाती है या मोबाइल फोन्स बनाती है ना, तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग करती है। क्या करती है, उसकी टेस्टिंग। जैसे कंपनी ने सपोज करो टीवी बनाई है, तो टीवी के कंपनी ने जितने भी 4 मॉडल्स लगाए, उन्होंने ना 4 मॉडल्स यहाँ सामने रख दिए, तुम्हारे तुम 4 हो ना, तुम्हारे 4 मॉडल्स कंपनी ने सामने रख दिए। अब कंपनी क्या कह रही है कि तुम चारों को करना क्या है, जो तुम्हारे सामने टीवी का मॉडल रखा है इस पे तुम जितना छिड़कानी कर सकते हो उतनी छिड़कानी करनी है। जैसे कि घर में जब भाई बहन दोनों साथ बैठे हैं टीवी देखने के लिए, तो एक रिमोट छुपाएगा, दूसरा रिमोट को ढूंढेगा, फिर वो लड़ाई होगी, लड़ाई के रिमोट की लड़ाई के चक्कर में आप उधर उधर कुछ बटन दबा दोगे, फिर कोई पर्सन क्या करेगा, कोई बच्चा क्या करेगा, रिमोट से टीवी का बार बार चैनल चेंज करेगा, दूसरा जाके टीवी बंद करके आएगा, फिर वो चला के आएगा, फिर चैनल चेंज करेगा, तो ऐसी लड़ाई चलती रहेगी। यही होता है भाई बहनों में, यही तो लड़ाई होती है कि तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो है ना तारक मेहता देखना है, तुम्हारा भाई कह रहा है कि नहीं मेरे को तो शार्क टैंक देखना है। अब ऐसी बात हो गई, तो तुम तारक मेहता के पीछे पड़े हो, वो शार्क टैंक के पीछे पड़ा है, तो लड़ाई तो होगी। या फिर तुम्हारा छोटा भाई बहन है, वो कह रहे नहीं मेरे को तो कार्टून देखना है, मेरे को तो शिनचैन देखना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप क्या करते हो, लड़ते ही हो टीवी देखते वक्त, अभी भी लड़ते होंगे कि खाना खाते वक्त मेरे को तो तारक मेहता डाइजेस्ट होता है, खाने का पता नहीं, मेरे को तारक मेहता डाइजेस्ट होता है, मेरे तारक मेहता चलाओ। खाना खाते वक्त फिक्स है क्या चलना चाहिए, तारक मेहता चलना चाहिए। तो इसका मतलब आप टीवी के साथ जितना कुछ कर सकते हो ना, डायरेक्टली बंद करना, रिमोट चेंज करना, रिमोट से चैनल चेंज करना, रिमोट को फेंकना, जो हो सकता है वो सारी चीजें कर लो। और या फिर और क्या हो सकता है, पूरा दिन 24 घंटे टीवी चल रहा है, 24 घंटे टीवी चल रहा है। 24 घंटे का मतलब ऐसे नहीं कि पूरा 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब कि सुबह 8 बजे से टीवी चल रहा है रात में 8 बजे तक, क्योंकि मम्मी तो घर पे है ही नहीं। रात में 8 बजे से लेकर पूरा सुबह 8 से रात 8 बजे तक हमारा टीवी ही चल रहा है। तो इतने घंटे टीवी चल रहा है, तो क्या इतने घंटे टीवी चल सकता है क्या? तो ये कब होगा, जब टीवी बन के फैक्ट्री में तैयार हो जाएगी। इसका मतलब आपको क्वालिटी कंट्रोल कब करना है, फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट बन के हो गया उसके बाद में। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का खर्चा हम बाद में ऐड करते हैं। समझ में आ रही बात सबको? उसके अलावा अगर आपका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ है प्रोडक्ट को बनाने के बाद, पहले वाला खर्चा नहीं, पहले वाला खर्चा तो हम कंसिडर ही नहीं करते, बाद में बताऊंगी। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई भी खर्चा जो प्रोडक्ट बनने के बाद हो रहा है तो वो भी यहाँ पर ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा खर्चा है, ऑफिस ओवरहेड्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऑफिस ओवरहेड्स कौन से, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे ऑफिस ओवरहेड्स में आपका अकाउंटेंट पूरा बिल विल बना रहा है, एमआरपी का टैग लगा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, वो सारे खर्चे यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद में लेस क्या किया, सुनना, तुम्हारा फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हो गया था, है ना। फिनिश्ड गुड्स बन के जब तैयार हुआ, उसमें जरूरी है क्या कि सारे फिनिश्ड गुड्स सही तैयार होंगे, या उसमें से कुछ फिनिश्ड गुड्स ढंग से रेडी नहीं हुए होंगे, हाँ या ना। जैसे कंपनी जब भी प्रोडक्ट बनाती है तो सारे प्रोडक्ट थोड़ी सही से बनते हैं, कुछ वेस्टेज भी होता है, तो वो वेस्टेज को तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट को बाजार में तो नहीं बेच पाओगे ना, तो उस वेस्टेज का फिर क्या करोगे, उस वेस्टेज का आप क्या करोगे, बाजार में किसी भी पर्सन को बेच दोगे बहुत कम प्राइस में। आप शोरूम पे तो नहीं बेच सकते उसको, तो आपको किसको बेचना पड़ेगा, एज अ वेस्ट बेचना पड़ेगा उसको। और अगर आप उसको एज अ वेस्ट बेचोगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ना, तो जितना भी पैसा आएगा वो माइनस कर देना, क्योंकि कॉस्ट शीट बना रहे हो ना,
तो कॉस्ट शीट बनाते वक्त कॉस्ट आएगी सारी, उस कॉस्ट के बीच में तुम्हारे पास कोई पैसा आ गया तो वो तो माइनस करोगे ना, दैट इज क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट और मिसलेनियस इनकम। समझ में आ रही बात आपको? जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जब ऑडिट पे गई थी ना गुड़गांव, बॉडी शॉप की, क्वेस्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बॉडी शॉप की ऑडिट की थी। बॉडी शॉप कंपनी गुड़गांव साइबर हब में जब हम गए तो वहां पे वो कंपनी क्या करती थी, हर संडे को, सैटरडे और संडे को, जितने भी उस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती थी ना, उस कंपनी का जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता था, डिफेक्टिव प्रोडक्ट जैसे कि ये मेरे को सपोज करो बॉडी शॉप ने कोई लोशन बनाया है ना, या फिर कोई लिपस्टिक बनाई, या कोई शैम्पू बनाया, या कोई फेस वॉश बनाया, तो उसका सपोज करो ये पैकेजिंग जो है ना, ये कैप जो है वो सही से रेडी नहीं हुआ कैप, तो अगर ये कैप सही से रेडी नहीं हुआ, इसका ऐसा गोल शेप होना चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सपोज ये ब्रांड लिखा हुआ है बॉडी शॉप, तो बॉडी शॉप का ब्रांड में बॉडी शॉप सही से टाइप प्रिंट होके नहीं आया, तो डिफेक्टिव हो गया। अब इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हम बाजार में थोड़ी बेचेंगे, शोरूम पे तो बेच नहीं सकते, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट नॉर्मल कस्टमर क्यों खरीदेगा? बोलो हाँ ना। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है या पैकेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है? पैकेजिंग में प्रॉब्लम है। और सपोज करो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज कंपनी ने कोई फेस वॉश बनाया, फेस वॉश का अपना एक कंसिस्टेंसी होता है, एक थिकनेस होता है, अगर वो फेस वॉश का कंसिस्टेंसी नहीं है, वो फेस वॉश सपोज करो बहुत पतला बन गया, तो कंपनी उस प्रोडक्ट को भी बाजार में तो नहीं बेच पाएगी, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करेगी कंपनी? तो कंपनी ये कहती थी कि हमारा जो बॉडी शॉप ब्रांड है ना, हमारा प्रोडक्ट अगर हम बाजार में बेचते हैं ना, फेस वॉश सपोज, तो फेस वॉश हमारा बाजार में 700 रुपए का बिकता है। कितने रुपए का? 700 रुपीज का हमारा फेस वॉश बाजार में बिकता है। अब ये फेस वॉश तो ऐसा है जो बाजार में सेल हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो डैमेज है थोड़ा सा, तो कंपनी क्या करती थी, अपने प्रोडक्ट को जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे ना, उनको बेच देती थी सैटरडे और संडे को। तो सैटरडे और संडे को बॉडी शॉप का अपने ऑफिस में एक सेल लगता था, और उस सेल में 700 रुपए की जो चीज होती थी ना, वो 70 to 80% डिस्काउंट पे मिलती थी। मतलब 700 रुपए की चीज एम्प्लॉय को कितने में मिल रही है? 140 रुपए में। क्या दिक्कत है? मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो मतलब है कि यार बॉडी शॉप का ब्रांड है, मैं उस कंपनी में काम करती हूँ, मैं क्यों 700 रुपए का खरीदूं? सेम चीज मिल रही है, बस थोड़ा सा डैमेज है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे शेप ऐसा होना चाहिए तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा बैंड हो रखा है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले लूंगी। एम्प्लॉय यही सोचता था। तो एम्प्लॉय जब ये सोचता था ना, तो कंपनी सोचती थी बेस्ट है, अगर इस वेस्ट वाले प्रोडक्ट को, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को मैं बाजार में बेचती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि कस्टमर खरीदता ही नहीं। इससे बेटर है मेरी कंपनी का एम्प्लॉय भले ही इसको 80% डिस्काउंट में खरीद रहा है, पर मुझे कुछ तो मिल रहा है ना। एक तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता और एक मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं, तो बेटर है 140 रुपए ले लो। इसको बोलते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट और मिसलेनियस इनकम। तो ये मेरी कॉस्ट शीट में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास पैसा आ गया। क्लियर हो रहा है? लेस क्या करना है? नेक्स्ट ऐड। तुमको बताऊं एक बात, जब हम बॉडी शॉप के ऑडिट पे गए थे ना और ऐसी सेल लगती थी, तो हमारे ऑफिस में सबको पता था कि बॉडी शॉप पे इस तरीके की सैटरडे संडे को सेल लगती है। तो जो भी, जैसे मैं बॉडी शॉप की जब ऑडिट पे गई थी, ये मैं बता रही हूँ तुमको 2016 की बात, मेरे ऑफिस में जितने भी फ्रेंड्स थे ना मेरे, उन सब ने अपने अपने एक लिस्ट बना के दे रखी थी कि मेरे लिए ना ये प्रोडक्ट इतने नंबर में लेके आना, जैसे ये प्रोडक्ट 4 लेके आ जाना, बॉडी शॉप का बॉडी लोशन 4 ले आना, बॉडी शॉप के फेस वॉश 2 ले आना, मिल जाए जितना ले आना, मतलब पर वो अपनी क्वांटिटी लिख के देते थे कि कम से कम 4 तो ले आना। अब सोचो ना, 700 रुपए की चीज 140 में मिल जाए तो 4 आ रहे 700 रुपए में, तो 4 आ रहे ना 700 रुपए में। तो ऐसे वो लोग कहते थे कि भाई ये इतना इतना लेके आना मेरे लिए। ऐसे कम से कम, मतलब मैं मेरे 3-4 दोस्तों के लिए लेके गई थी। एक दोस्त के लिए, मतलब एक की बता रही हूँ मैं, एक दोस्त के लिए 10,000 की शॉपिंग बॉडी शॉप से डिस्काउंट होने के बाद। दूसरे के लिए, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं मंगा रही थी, वो अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहनों के लिए, जितना हो सकता है ना सबके लिए मंगा रही थी। तो ऐसे शॉपिंग करी है मैंने मेरे लिए कम करी, मेरे दोस्तों के लिए ज्यादा करी कि भाई इसने ये मंगाया, इसके नहीं मंगाया। और 1 महीना गए थे, 1 महीने में 4 संडे हो गए, तो 4 संडे सेल लग रही है, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो आएगा ही ना। और सच बता रही हूँ, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट इतना जल्दी निकलता था कि अगर आप सेल के टाइमिंग पे लेट हो गए तो आपके प्रोडक्ट से, आपके हाथ से प्रोडक्ट गया। भाई 700 रुपए की चीज 200 रुपए में मिल जाए तो हम खुशी खुशी खरीद ले, और एक ब्रांड का वैल्यू तो है ही ना, एक अपना ब्रांड का वैल्यू तो है ही। तो वो चीज सबको पता था हमारे ऑफिस में।
तो सब जयपुर, जब मैं ऑफिस में थी तो सब ये कहते थे यार गुड़गांव गई है, वहां से ये सब लेके आना। और सिर्फ मेरा नहीं, हम जितने आर्टिकल्स गए थे ना, सबके पास बाकी दोस्तों की लिस्ट थी, क्योंकि हम ऑफिस में कम से कम 40 से 50 आर्टिकल्स थे, और जाते कितने थे गुड़गांव वाली ऑडिट पे, 4 या 5। तो बाकी का सामान तो आपको लेके ही आना है। तो इस तरीके से सबका फिक्स था कि ये लेके आना, ये लेके आना, यार मेरे लिए ये तो लेके आना। फिर हम कहते थे ये तो नहीं अवेलेबल है, ये दूसरा ऑप्शन है, ले आऊं क्या? तो बोले हाँ लिया, जो मिल रहा है वो लिया, मिल रहा है जो लिया, वैसा वाला सिस्टम होता था। समझ में आ रही बात सबको? तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अपन आ गए। अब ऐड, क्या ऐड किया है? पैकिंग कब करोगे? प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद ही तो पैकिंग करोगे ना। तो पैकिंग कॉस्ट में हमने क्या ऐड किया है? कौन सी पैकिंग है ये? अब पैकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब वो पैकिंग जो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के लिए। ऐसी पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। जैसे कंपनी को अगर मार्केट में सपोज टूथपेस्ट बेचना है तो कैसे बेचेगी? कोई ट्यूब तो होना चाहिए ना जिसमें टूथपेस्ट डाल के बेचेंगे। बिना ट्यूब के तो ऐसे लूज टूथपेस्ट थोड़ी बेचेंगे। भाई ये कोई वो थोड़ी है छोले चाट और पानी बताशे की थैली में डाल के दे दिया, घर पे यूज कर लेना अपने हिसाब से, ऐसा तो है ही नहीं। कंपनी को अगर शैम्पू बेचना है तो एक पैकेजिंग तो चाहिए ना भाई, कैसे बेचेगी कंपनी? कोई तो प्राइमरी पैकिंग लगेगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। समझ में आ रहा है? पर मुझे एक बात बताओ, टूथपेस्ट में जो ट्यूब आता है वो प्राइमरी पैकिंग है, पर वो जो कागज का आता है ना पैकिंग, वो कौन सा पैकिंग हो गया? सेकेंडरी। तो हम यहाँ पर फैक्ट्री से निकलने के बाद हम जब ऑफिस के खर्चे ऐड कर रहे हैं तो ऑफिस का खर्चा नहीं है ये, देखो ऑफिस का खर्चा तो पॉइंट नंबर 12 हो गया, पर प्रोडक्ट बनने के बाद आपका प्राइमरी पैकिंग भी कितना लगेगा ना, तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। समझ में आ रही बात सबको? फिर क्या ऐड करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर क्या लेस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? COGS आएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, COGS के बाद भी वापस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आते हैं, पर ये कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है? जनरल। और ऊपर वाले कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो तो ऊपर आएंगे, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है वो ऑफिस के खर्चे में नहीं आते, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आते हैं। और इसके बाद अपन सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉस्ट शीट कैसे बनती है, हाँ या ना? इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 तो तुमने कर ही लिया। देखो क्या लिखा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, अर्णव इंस्पेक्ट उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। कौन से साल के दे रखे हैं ये हमको? 31 मार्च 2023 के हमको खर्चे दे रखे हैं, ठीक है। अब इन एक्सपेंसेस में देखो क्या बोला हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज। पता है ना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? GST पेड ऑन द अबाव परचेज, 18% का GST लगता है, पर इस पे ITC एलिजिबल है। तो क्या इसको मैं कॉस्ट में ऐड करूंगी क्या? नहीं, तो इसका मेरे कोई काम नहीं, इसका मैं एक नोट लिख दूंगी कि जिस GST पे आपको ITC अवेलेबल है उसका मुझे कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। फ्रेट इनवर्ड्स किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों आएगा? रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाने पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट ही बनेगा ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों आएगा? फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या? जो सामान मंगाया उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो आप क्या मंगा रहे हो? रॉ मटेरियल ही तो मंगा रहे हो, तो फ्रेट इनवर्ड्स कहां पर आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ये। क्लियर? नेक्स्ट, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स किस में आएगा? किस में आएगा? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा ये तो। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज PF एंड ESI। एम्प्लॉय का PF देना था, ESI देना था, तो एम्प्लॉयर ने इतना 3,60,000 कंट्रीब्यूट किया है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा एम्प्लॉइज की कॉस्ट में? PF और ESI का पैसा कंपनी का खर्चा ही तो है ना, तो कॉस्ट में आएगा, हाँ या ना? फिर प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये भी आएगा, और इसी में ही आएगा वेजेस में, हाँ या ना? अब तुम एक काम करो, कल अपन ने नोट्स लिखे थे,
उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस का एक नोट लिखाया था मैंने तुमको कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। नोट नंबर 3 होगा या 2 होगा, चेक करो डायरेक्ट एक्सपेंस का। अब देखना रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन कहां पर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट पे कितनी रॉयल्टी लगी हुई है वो पता कर सकते हो। करेक्ट है ना? चेक करो अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल भी कहां आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वो मैंने बोला था ना कल की पावर और फ्यूल का खर्चा हम किस में लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। पर अगर हम ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे कुछ, तो वहां पे मैं तुमको इसका रीजन दूंगी कि ये मैं क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस में ले रही हूँ, पर पहले एक बार मैं सब डिस्कस कर, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड एंड पैटर्न्स, पर देखो क्या लिखा है, इसका लाइफ कितने साल का है, 2 साल के प्रोडक्शन के बराबर है। इसका मतलब ये मोल्ड 2 साल काम आएंगे, तो सारा खर्चा एक ही साल में बुक कर लूं कि 2 साल में बुक करूं, तो 1 साल का खर्चा कितना होगा, 4,48,000। ये खर्चा मेरे को इस साल लिखना है। समझ में आ रही बात सबको? नेक्स्ट, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। पर्टिकुलर जॉब वर्कर का मतलब कि हमें पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई काम करवाना था जिसको हम जॉब बोलते हैं, उसमें हमने जॉब वर्कर जितने भी थे ना उनको ये सारा चार्जेस पे किया है। चार्जेस मतलब ये मान लो एक तरीके से सैलरी बोलना चाहते हैं, या फिर इनका जो भी कैजुअल लेबर है अगर, तो कैजुअल लेबर को हम ये पेमेंट कर रहे हैं। पर ये मेरा प्रोडक्ट का डायरेक्ट एम्प्लॉय में नहीं आएगा। रीजन, डायरेक्ट एम्प्लॉयज में तो वो आते हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। जॉब वर्कर वाले आपके अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे, पर काम तो प्रोडक्शन में ही कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। कहां पर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। कहां पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे। बोलो समझ में आ रहा है सबको? स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, ये कहां पर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। चेक करना फैक्ट्री ओवरहेड्स वाले नोट में ये है क्या, स्टोर्स एंड स्पेयर्स वाला। स्टोर्स, टूल्स, स्पेयर, ये सब इसी में आता है। समझ में आ रही बात सबको? नेक्स्ट, अब देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऑफिस ओवरहेड्स में, पर ऑफिस ओवरहेड्स में कौन सा, प्रोडक्शन की जनरल। ऑफिस ओवरहेड्स 2 होते हैं ना, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक जनरल होता है। जाओ चेक करो, जनरल में मैंने तुमको लिखाया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू जनरल का नोट लिखा था हमने कि जनरल में क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है ना, तो ये ऑफिस ओवरहेड्स पर कौन से वाले, जनरल वाले। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। डिलीवरी व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन, डिलीवरी व्हीकल्स सेलिंग एंड ओवरहेड्स में आएगा, क्योंकि डिलीवरी व्हीकल्स मतलब मेरे प्रोडक्ट को मैं कस्टमर तक पहुंचाती हूँ, उसका डिलीवरी चार्ज लगता है, और उसके लिए मैंने डिलीवरी व्हीकल्स खरीद रखे हैं, मैंने गाड़ी खरीद रखी है, बाइक खरीद रखी है। जैसे अमेजॉन कंपनी से ऑर्डर आता है तो कोई पर्सन डिलीवरी बॉय लेके आता है ना, तो वो बाइक किसकी है, तो ये कह रहे सपोज वो बाइक है ना, कंपनी की बाइक है, तो उस बाइक पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो कहां पर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम सुपरवाइजर मानते फैक्ट्री का, और इसीलिए ये कहां पर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, क्योंकि सुपरवाइजर हम जनरली बोलते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉय का ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर अपॉइंट होता है, तो ये फैक्ट्री में अपॉइंट होता है। समझ में आ रही बात सबको? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, प्लांट एंड मशीनरी वाला कहां आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। सेल्स ऑफिस वाला, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग है। प्रोडक्ट को जिस बिल्डिंग से हम बेचते हैं ना, उस पे भी हमको रिपेयर एंड मेंटेन कराना है, तो ये हमारा ऑफिस थोड़ी हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। समझ में आ रही बात सबको? व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर कहां बैठते होंगे, तो कौन सा खर्चा हो गया, ऑफिस ओवरहेड्स हो गया।
भाई कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफिस में ही तो बैठेंगे ना, तो ये ऑफिस वाला खर्चा होता है, डायरेक्टर वाला सारा। क्लियर बोलो यहां तक सबको? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, इसको अभी नहीं बताऊंगी, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इसको एक बार छोड़ दो, है ना। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज। फर्स्ट शीट में जाओ, फर्स्ट शीट में जाओ, चेक करो। अपन ने पढ़ा था कि जो ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसके बाद अपन ये सारी चीजें लेते हैं, आते हैं ना क्वालिटी कंट्रोल चेक वाला, तो ये पॉइंट नंबर 16 इसी में आएगा, 17 भी इसी में ही आएगा, 18th भी इसी में ही आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इसको देखेंगे कहां पर आएगा। चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड, जाओ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड चेक करो। आपने फैक्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगा रखे हैं, उस पर कुछ खर्चा हुआ तो वो कहां पर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, या ऑफिस ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले या जनरल वाले? फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा। देखते हैं, डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। तुमने ऑफिस ओवरहेड्स बोला है, फैक्ट्री बोला है ना, इसको डिस्कस करेंगे अभी अपन, यहां तक ठीक है। 2-3 पॉइंट्स में तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ कि अभी वन नहीं डिस्कस करेंगे, पहले सीधा सीधा चलते हैं। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल वाले को सैलरी पे किया है। प्रोडक्शन किस में आएगा? प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, डायरेक्ट में नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हो गया? एम्प्लॉय कॉस्ट में कैसे आएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट में तो वो आता है जो वर्कर प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो ये प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। फाइनेंस एंड अकाउंट वाले लोग कहाँ बैठते होंगे? ऑफिस में। और सेल्स वाले लोग सेलिंग में। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ऑफिस ओवरहेड जनरल वाले, है ना। नेक्स्ट, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग। चेक करो, कल कॉस्ट शीट में बताया था प्राइमरी पैकिंग कहां पे आता है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद चेक करो, प्राइमरी पैकिंग भी तो फैक्ट्री में ही होती है। पैकिंग कॉस्ट ब्रैकेट में प्राइमरी लिखा था, है ना। अब देखो, पैकिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये कहना चाहते हैं सेकेंडरी पैकिंग है। और सेकेंडरी पैकिंग कौन सा खर्चा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। चेक करो, सेकेंडरी पैकिंग भी अपन ने लिखा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी आइटम्स खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बचे हैं। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, मेरी तरफ से पेंडिंग है, तुम बताओगे कहाँ आना चाहिए? बताओ, आएगा ही नहीं। इंटरेस्ट और फाइनेंस वाले आइटम आते नहीं है, पर ब्रैकेट में चेक करो क्या लिखा है, नॉन इक्विटी लिखा है ना। नॉन इक्विटी मतलब इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स वाला इंटरेस्ट और फाइनेंस नहीं है ये। इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स वाला खर्चा नहीं है ये, वो खर्चा है जो कॉस्टिंग में तो आएगा, आएगा तो सही। अब किस में आएगा? फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, कि सेल्स का खर्चा है? सेल्स का है क्या? फैक्ट्री का लग रहा है। इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस पेड फैक्ट्री का, तो कहाँ आएगा? ऑफिस ओवरहेड्स में ले सकते हैं, पर जनरल में कि प्रोडक्शन में देखेंगे अब, है ना। फीस पेड टू ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर फैक्ट्री में बैठ के काम करेगा जहां मशीनें चल रही होगी, है। फैक्ट्री का ऑडिटर कहाँ बैठ के काम करेगा? जहां पे मशीनें चल रही होगी वहीं पे सर पे बैठ के काम करेगा, या ऑफिस में बैठेगा। तो फीस पेड टू ऑडिटर कहाँ पे आएगा? प्रोडक्शन की जनरल,
जनरल में, ये सब जनरल के खर्चे हैं। फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, लॉयर कहाँ बैठेगा? सेम फैक्ट्री में, ऑफिस में बैठेगा। ये भी कौन सा खर्चा है भाई? ऑफिस में बैठेगा, चाय कॉफी मंगाएंगे ऑडिटर और लॉयर दोनों बैठ के, फिर डायरेक्टर बोलेंगे हम थोड़ी भी चढ़ाएंगे, हम भी आएंगे चाय पीने, तो हम कॉफी पीते हैं, हम कोल्ड कॉफी पीते हैं और कुछ ग्रीन टी वाले भी हैं, तो सब जो भी पिएगा मंगाना पड़ेगा। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन में है नहीं। ऑफिस ओवरहेड्स कौन से वाले? जनरल। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ ना, सेल्स तो इतना इजी है, नाम समझ में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब अब इसके बाद तो तुमको आता है एडजस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग वाले सारे एडजस्टमेंट पता है। लास्ट टेबल के बाद में अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेस करते हैं ना क्रेडिट फॉर रिकवरी, कहां पर लेस करते हो, किसके बाद? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, तो ये वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तुमको बनाना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, जहां पर तुमको प्राइम कॉस्ट बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब पूरी कॉस्ट शीट बतानी है तुमको। मतलब नहीं 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 नहीं, वापस टेबल बनाएंगे नहीं। चलो आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखो। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, statement showing cost sheet for the year ended 31st March 2023। दो कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दो कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नहीं, लाइन सीधी नहीं बन रही, दिख नहीं रहा है तो इतना छोटा। चलो, डायरेक्ट मटेरियल में अंडरलाइन करेंगे पहले, क्या क्या आएगा इसमें। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड, क्या दिया हुआ नहीं है क्या? दिया हुआ है ना, एड परचेज, एड फ्रेट इनवर्ड्स, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का? 18 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक 9,60,000 का है। परचेज कितने का है? 10 करोड़, और फ्रेट इनवर्ड्स 11,20,600।
10, 19, 60, चेक कर लो यही आ रहा है क्या डायरेक्ट मटेरियल। डन। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल के बाद लेबर में देखते हैं क्या क्या आएगा। एक तो वेजेस, कंट्रीब्यूशन और बोनस। वेजेस, पीएफ एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट इज बोनस। वेजेस कितनी है बताइए, 29 लाख, और पीएफ एंड ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, बोनस 2,29,000, 290 है ना, 90 है। चलो तीनों चीजें प्लस कर दो, कितना आएगा बताइए। 29, 20, 3, 60 और 2, 90, 35,70,000। तो हम चलेंगे किस पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। चलो डायरेक्ट एक्सपेंस में 1, 2, 3, 4, 4 आइटम्स है ना, चारों आइटम्स लिखते हैं। कौन कौन से हैं, 4, 5, सॉरी कहाँ गया, 7, 8, 9 और 10। ये चार चीजें हमारी किस में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो 7th वाला आइटम हो गया, 10th आएगा ना, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स बताया तो था डायरेक्ट एक्सपेंस में। 7th, 8th, 9th, 10th सबसे पहले लिखेंगे रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, सबका टोटल ही कर लिया क्या। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, अमाउंट फॉर मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, ये 2 साल का अमाउंट है तो इसको 1 साल में कर लेंगे। 896,000 डिवाइड बाय 2, 448,000। जॉब चार्जेस 8,12,000। $18,94,600। ये सब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम 10,74,00,000। ठीक है, ये हो गई प्राइम कॉस्ट अपनी। मतलब ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें से 4-5 पॉइंट्स भी ऐसे तुमको दे देती है तो तुमको उसका एडजस्टमेंट पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कहाँ पे होएगा। ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा पर इसके पार्ट्स आ सकते हैं ना उठ के। बोलो प्राइम कॉस्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे कौन से ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो चलो नेक्स्ट लिखो, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड्स में स्टार्टिंग से देखेंगे कौन कौन से खर्चे आएंगे। एक तो स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, फिर डेप्रिसिएशन वगैरह है, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री पे, ये तीनों आइटम्स लिखो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, depreciation on factory building, plant and machinery। फैक्ट्री बिल्डिंग पे 84,000, प्लांट एंड मशीनरी पे 1,26,000। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर भी आएगा, बोलो हाँ या ना। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, $48,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, फैक्ट्री बिल्डिंग पे फैक्ट्री बिल्डिंग पे हो गया 18,100 और प्लांट एंड मशीनरी पे 31,200। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। अब देखो WIP इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल का जितना भी आपके पास स्टॉक रखा है और WIP का जितना भी स्टॉक रखा है उसका आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, है ना। अब अगर सिर्फ ये लिखा होता ना इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रॉ मटेरियल, तब तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आता, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल का खर्चा है। पर यहाँ पे दोनों लिखा है, और दोनों लिखा है मतलब हम इसको किस में कंसिडर करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसिडर करेंगे। तो ये वाला जो खर्चा है वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवर, मतलब तीनों इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP 36,000 का। और एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये भी आएगा ना, पॉइंट नंबर 19, ये भी लिखो। अब इधर सुनना, पॉइंट नंबर 20 आएगा कि नहीं आएगा पहले डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम गलत करोगे। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ध्यान से सुनना, एडमिनिस्ट्रेशन लिखते ही खर्चा कौन सा हो गया, पर ये ऑफिस का खर्चा किससे रिलेटेड हो रहा है, और फैक्ट्री के काम से रिलेटेड अगर कोई ऑफिस का खर्चा हो रहा है तो वो ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। ऑफिस के काम का, ऑफिस का खर्चा हो रहा है किससे रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड ना, तो वो ऑफिस ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कहलाएगा, ना कि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट नंबर 20 किस में नहीं आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं आएगा, तो फिर किस में आएगा, ये ऑफिस ओवरहेड्स में। बोलो क्लियर। एक मिनट, हेलो, हाँ चलो लिखो, एक्सपेंसेस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम का पहले टोटल, अच्छा ठीक है टोटल अभी किसी का मत करो, अपन चलते हैं पोल्यूशन कंट्रोल वाले खर्चे पे। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, कितने का खर्चा है ये, 26,600। और फिर अपने पास है
सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर डायरेक्टली, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, कितनी सैलरी है? 9,60,000। उसके बाद जनरल मैनेजर तो ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा ना, बस बाकी कोई खर्चा नहीं है फैक्ट्री का, बोलो तो टोटल कर लो सारे खर्चे कितने आएंगे, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे। $15,67,900। ये सब आने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल करो कितना है? कौन सा? एक मिनट, सैलरी पे टू, एक मिनट इधर आओ। ये ना सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल, ये कौन सा मैनेजर है? फंक्शनल मैनेजर मतलब ये जो लोग हैं वो ये सारी एक्टिविटीज करते हैं और इसके लिए हम इसको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। तो जो सैलरी आप इस मैनेजर को दे रहे हो, जो कौन सा मैनेजर है? प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर का सैलरी जो है ना वो ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो सुपरवाइजर का सैलरी जाता है ना, कंट्रोल वाले का सैलरी थोड़ी जाएगा। तो ये जो सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर है प्रोडक्शन कंट्रोल, ये ऑफिस ओवरहेड्स में प्रोडक्शन में जाएगा। है तो प्रोडक्शन से, पर ये कहाँ पे? प्रोडक्शन कंट्रोल का ध्यान आप कहाँ रखोगे? ऑफिस में ध्यान रखोगे, आप फैक्ट्री में थोड़ी ध्यान रखोगे। जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा ना, जो फैक्ट्री में ये देख रहा है कि कंपनी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें कहाँ से हैंडल हो रही है? वो हो रही है ऑफिस से हैंडल। फैक्ट्री में तो वैसा काम कर रहे हैं जैसा ऑफिस में बोला जा रहा है। समझ में आ रही बात सबको? तो ये प्रोडक्शन कंट्रोल का खर्चा कहाँ जाएगा? ऑफिस ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में। तो ये अब कितनी आ रही टोटल बताना? ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, 6,07,900, 6,07,900 टोटल बताओ। 10 crores 82 lakh, 80 lakhs 33,100। डन? हाँ यही आ रहा है, हाँ 100 आ रहा है ना। 900 प्लस 200 करोगे तो 1100 आएगा ना। ऊपर 200 आ रहा था टोटल और नीचे 900 का टोटल आ रहा है। डन? इसके बाद क्या एडजस्ट करना है? ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। तो ऐड ओपनिंग WIP लेस closing WIP. Opening WIP was of 920 and closing is of 870. 920, 870 net factory cost.
10,80,83,100, 10,80,83,100। अब इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या फिर पहले क्वालिटी कंट्रोल चेक लेते हैं? जाओ कॉस्ट शीट चेक करो, पहले क्वालिटी कंट्रोल लेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाले लेंगे? पहले क्वालिटी कंट्रोल आएगा, तो लिखो ऐड। क्वालिटी कंट्रोल की दो कॉस्ट थी हमारे पास, चेक करो क्वेश्चन में, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड दो कॉस्ट थी ना, कंट्रोल कॉस्ट कौन कौन सी थी देखे? यहाँ तो कुछ भी नहीं था क्वालिटी कंट्रोल में। हाँ, एक तो ये था एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी और एक सैलरी पेड, दो आइटम्स आएंगे ना क्वालिटी कंट्रोल में, तो लिखो एक्सपेंसेस पेड एंड सैलरी पेड। एक्सपेंसेस पेड पूरा लिखना है ना, फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, और सेकंड में सैलरी पेड। कितना है एक्सपेंसेस और सैलरी? 19,600 और 96,200। 19,600 और 96,200। डन। इसके बाद कौन सा खर्चा आता है? क्वालिटी कंट्रोल के बाद कॉस्ट शीट चेक करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, और उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आएगा। अच्छा, वो क्रेडिट फॉर रिकवरी कहाँ आता है? क्रेडिट फॉर रिकवरी कहाँ पे आता है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन से वाले, प्रोडक्शन वाले कि जनरल वाले? प्रोडक्शन वाले, तो उसके बाद लेस करेंगे, ध्यान रखना उसको भूल मत जाना, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 18,200, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 18,200। उसके बाद में हम लिखेंगे एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसमें दो खर्चे आएंगे हमारे पास में, एक्सपेंसेस पेड फॉर फैक्ट्री और ये सैलरी वाला, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, और एक कौन सा था, सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, सैलरी टू प्रोडक्शन कंट्रोल। कितना हो गया ये? 9,60,000 और 1,18,600। बस इसके बाद ही माइनस करते हैं और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। चेक करो फॉर्मेट में कॉस्ट शीट के कि इसके बाद माइनस करते हैं फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, या पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है फिर माइनस करते हैं? पहले क्या करेंगे? माइनस, तो लेस क्या, फिर प्राइमरी ऐड करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, तो लिखो लेस क्रेडिट फॉर रिकवरी और ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग। क्रेडिट फॉर रिकवरी कितना हो गया? 86,000 और प्राइमरी पैकिंग हो गया हमारा 96,000।
ये कौन सा कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एडजस्ट करेंगे तो सीओजीएस आएगा, और सीओजीएस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल वाला और सेल्स वाले खर्चे ऐड करेंगे। $10,93,02,100 टोटल चेक कर लेना सब। टोटल गलत आ रही है, 700 आएगा लास्ट में। प्राइमरी पैकिंग आएगी ना 96,000 की। 10, 80, 83, 100 प्लस 19,600 प्लस 96,200 प्लस 18,200 600 लास्ट में 700 आएगा ना, 100 200 10,10,93,5700 आ रही है। 700 है लास्ट का टोटल, ये देखो ना, 100 200 300 200 500 500 300 400 500। डन, यहां तक हुआ सबका। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 11 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक 18 लाख। सीओजीएस आ गया 10,86,05,700, ये आ रहा है हमारा सीओजीएस। डन, सीओजीएस तक सब ओके है, सबने कर लिया सीओजीएस तक। अब सीओजीएस तक नहीं किया, अब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है जनरल वाले, तो वो सारे अपन को प्लस करने। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। 12th पॉइंट तक तो कुछ है नहीं, है ये रहा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000 है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, चेक करो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल्स कितना है, 19,600। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाला जो है 9,18,000। सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आइटम चेक करो, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर 12,56,000।
नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पॉइंट नंबर 14 से लेकर पॉइंट नंबर 17 तक सारे आएंगे। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस से लेकर फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएगा ना ऑफिस ओवरहेड जनरल में, जो भी डिस्कस तो किया था। इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, नॉन इक्विटी फंड के लिए यूज किया है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई पर्पज नहीं है, ये प्रेफरेंस वाला इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं है, फाइनेंस चार्ज नहीं है, ये डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये कौन सा इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज है? हमने स्पेसिफिकली प्रोडक्शन करने के लिए कोई लोन लिया होगा, उस लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, वो हम यहाँ पे कंसिडर कर, ये इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स नहीं है हमारे, मतलब ये हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। नहीं, यूज तो प्रोडक्शन के लिए करोगे, पर ये कहां पर आपके पास में पैसा कहां पे आता है? ये ऑफिस में, भाई ये फैक्ट्री में ही जाएगा, पर पैसा तो ओनर के पास आएगा ना, तो इसीलिए हम इसको कहां पे लेते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स रिलेटेड टू जनरल में 7,20,000। ये चारों आइटम फटाफट से ऑफिस ओवरहेड्स में कॉपी कर लो, 14 से लेकर 17 तक। क्या? हाँ, तो किस में ले रहे हैं? तो अपन नोट डाल देंगे कि हमने ये इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज किसका माना है? ऑफिस से रिलेटेड माना है। ये मान रहे होंगे कि हमने ये खर्चा किसके लिए किया है? स्पेसिफिकली सेल्स के लिए कोई लोन लिया था, उसका पेमेंट है ये, तो इसलिए इन्होंने सेलिंग में डाल दिया होगा। अपन इसको ऑफिस का मान के ऑफिस में कर लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है ना नॉन इक्विटी फंड है। अब नॉन इक्विटी फंड मतलब ऑफिस से रिलेटेड आप इसको अज्यूम कर सकते हो, वो सेल्स में ले रहे हैं तो वो सेलिंग का खर्चा अज्यूम कर रहे होंगे। अपन इसको यहाँ पे ले लेंगे, अकॉर्डिंगली अपना फाइनल आंसर सेम आएगा, पर इंडिविजुअल आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 7,20,000 प्लस 1,80, 1,20 और 2,20, 1,80, 1,20, बस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद लास्ट क्या ऐड करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फटाफट से जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है सारे लिख के कंप्लीट करो कि कौन कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। सेकेंडरी पैकिंग आएगी 1,12,000 की। हाँ, वो भी आएगी।
सेल्स मैनेजर को सैलरी भी दे दी और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर सेल्स ऑफिस 18,000। बस 4 ही है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? चेक कर लेना मैंने कोई आइटम स्किप तो नहीं कर दिया ना। सेकेंडरी पैकिंग ले लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, और क्या बच गया? डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल ऊपर होगा, हाँ ये रहा, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 86,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 86,000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तक सब कुछ प्लस करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या बताना है हमको, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताना है। सब कुछ प्लस कर लो। हम्म, ये हो गया पूरा क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइन, क्या बोल रहे हो? हाँ बस हो गया चैप्टर। इलस्ट्रेशंस हो गए, क्वेश्चंस करने हैं अपन को, अभी एक भी करना है। नहीं आज तो नहीं करेंगे, पर एक सोच रही हूँ, एक है ना होमवर्क दे दो तुमको। ये देखो तैयार है ये तो होमवर्क करने के लिए, तुम ऐसे कर रहे हो। एक क्वेश्चन में क्या जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। क्या कहाँ जा रहे हो? तो विनीत और ये अरशद कह रहे हैं हमको भी ले जाओ यार, ऐसे क्या? एग्जाम है? कब है? अच्छा कल एग्जाम है क्या सीएमए का? सच में? अभी कौन से एग्जाम होते हैं, दिसंबर? अच्छा दिसंबर में ही तो होते हैं यार सीएमए के तो, जून और दिसंबर। तो अभी कल तुम भी तो सीएमए दे रही थी ना, तुम नहीं कर रही थी क्या? और तुम दोनों भी नहीं कर रहे थे? तो फर्स्ट क्यों गए? बहुत अच्छा है भाई, 5 साल में जब तुम सीए की डिग्री लेके निकलोगे ना तो सीएमए की डिग्री फ्री में मिलेगी। और ओवर द टाइम सीएमए का भी वैल्यू बढ़ ही रहा है। पढ़ने की जरूरत क्या है? एग्जाम किसका है कल, पहले बताओ एग्जाम किसका है? सीएमए फाउंडेशन दे रहे हो क्या? तो फाउंडेशन तो पहले ही हो गया होगा ना। नहीं, हाँ इंटर तो देना ही पड़ता है, फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। अच्छा हो गया, वो तो ट्रेनिंग तो वो तो पेपर्स में हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर है ना फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है ना वो स्किप होता है। इंटर तो हर लेवल का देना पड़ेगा तुमको, इंटर इंटर छोड़ देंगे क्या तुमको? तो सीएमए का इंटर उतना इजी भी नहीं है जितना फाउंडेशन है। हाँ तो सारा ही है, तो सारा है, सारी चीजें। डिग्री हो गई ना, तभी तो कह रही हूँ एक डिग्री मिल रही है फ्री में। भाई एक डिग्री के साथ एक डिग्री फ्री मिल रही है, और क्या चाहिए? तब हमको गाइड करने वाला नहीं था ना यार कोई। रीजन इज वी हैव लैक ऑफ नॉलेज एट द टाइम व्हेन वी वर स्टडिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा दो। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही बहुत है। ये क्वेश्चन ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग, 1 घंटा लग गया अपन को इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कल मतलब मंडे को।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? कॉस्ट शीट बनानी है आदित्य इंडस्ट्रीज की। अपन ने इस क्वेश्चन को डिस्कस रीड तो कर लिया था। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज, ये सारी चीजें हमको दे रखी है, ठीक है। और अपने पास एक वैल्यू मिसिंग है, रॉ मटेरियल परचेज जो है ना वो हमारे पास में मिसिंग है, और इसके अलावा अपन को सारी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। लिखो, कॉस्ट शीट में लिखो दो कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम प्लस करेंगे परचेज कितने का था, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो, ओपनिंग स्टॉक कितने का है चेक करो, 12 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, और परचेजेस दिया हुआ है कि मिसिंग है? मिसिंग है। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चेक करो कितनी दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जीएसटी आएगा क्या रॉ मटेरियल में? जीएसटी नहीं लेंगे ना, क्योंकि इस पे हमें क्या मिल रहा है, आईटीसी मिल रहा है, तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। लेबर बताओ कितना आएगा, क्या 17,500 कैसे? 36,64,000 है ना, 36,64,000। तो लेबर कॉस्ट में लिखो 36,64,000। कौन सा क्वेश्चन देखने लग गए तुम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है? एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज वाले है ना, क्या अमाउंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज का? 1,45,600। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो कर लो प्लस, कितना आ रहा है प्राइम कॉस्ट में? ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया, x प्लस 36,09,600। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास में मशीन आज दे रखे, भाई मशीन पे जो आपने काम किया वो फैक्ट्री का ही तो खर्चा है, तो फैक्ट्री का खर्चा हम कितना लेंगे, 21,600, 8 रुपए की रेट के हिसाब से। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 21,600 आवर्स 8 रुपीज के हिसाब से। वन 172 800 फैक्ट्री कॉस्ट। WIP दिया हुआ है क्या चेक करो, WIP तो एडजस्ट करना पड़ेगा, x प्लस 37,82,400 ऐड करेंगे, ये अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। फिर ऐड
ओपनिंग WIP लेस कीजिए क्लोजिंग WIP। कितना है ओपनिंग WIP? 18 लाख और क्लोजिंग में 16,04,000। 18 लाख 16,04,000। कितना आ जाएगा ये? x प्लस 39,78,400। फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट चेक करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऑफिस ओवरहेड्स लूं क्या? ऑफिस ओवरहेड्स यहाँ पे लूं या फिर लास्ट में लूं? जनरल मान के, जनरली मानेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपन ने पढ़ा था। तो ऑफिस ओवरहेड्स तो कौन से हो जाएंगे? ये जनरल वाले। तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में क्या एडजस्ट होगा? फिनिश्ड गुड्स एडजस्ट होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना है ओपनिंग स्टॉक पे? 960। क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखना पड़ेगा कितने का आएगा। रॉ मटेरियल परचेज अपन को दिया हुआ था क्या? 1,44,00,000। तो तुमने बताया नहीं मुझे दिया हुआ है। एक्स क्यों आएगा फिर यहाँ पे सब जगह? जबरदस्ती एक्स में कैलकुलेशन करा दी। मैंने पूछा था, तुमने बोला हाँ नहीं दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। हम्म। यहाँ तक चेक कर लो, यही आ रही है ना कॉस्ट। चेक करो फैक्ट्री कॉस्ट यही आ रही है क्या? 183,78,400। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू किस पे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो अगर अभी तक मेरा 1,83,00,000 का खर्चा आया है तो ये कितने गुड्स पे आया चेक करना। इस साल तुमने कितने का प्रोडक्शन किया? इस साल कितने का प्रोडक्शन हुआ? 1,94,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितने का है क्वांटिटी में?
ओपनिंग तो लेंगे ही ना। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा? 44 का बचेगा ना। 10,000 तो हमारे पास पिछले साल का है, प्लस 1,94,000 मैंने इस साल बनाए, तो मेरे पास में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है? 2,04,000। इसमें से मैंने बेचा कितना? 1,60,000। तो कितना बच गया? 44,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बोलो हाँ है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? 44,000 का। कैलकुलेशन करो कितना आएगा। कितना आ रहा है? 183,78,400 डिवाइड बाय 1,94,000 मल्टीप्लाई बाय कितना क्वांटिटी था? 44,000। 4168 296 297 ले लेंगे अपन। 4168 297 कितना आ रहा है एडजस्ट करने के बाद में? वन 183,78,400 378,400 यार है 151,70,103। चेक कर लो। 151,70,103 151,70,103 1,51,70,103। ये हमारे पास में क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? सीओजीएस में क्या ऐड करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो जनरल वाले हैं, और उसके बाद हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल वाले कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं देख के बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कौन कौन सा अमाउंट लूंगी? एक तो 26,52,000 और ऑफिस स्टाफ का जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी तो इसी में ही आएगा। ऑफिस स्टाफ के लिए आपने जो ट्रैवल का खर्चा किया वो भी कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल वाले। तो यहाँ पर लिखो दोनों खर्चे। एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस और एक ट्रैवलिंग अलाउंस। $121,000 फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस में कितना लूंगी? 6,46,000। फर्स्ट वाला तुमने कॉपी में कर लिया था क्या? तो ये हमारे पास में कितना अमाउंट आ गया? 151,70। इसमें एडजस्ट करो 26,52,000 1,21,000 646,000 185,89,103 आ रहा है। चेक करो 185
89103, ये फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया अपना। चेक कर लेना, अमाउंट यही आ रहा है ना, 185 89,103, 1,85,89,103। डन। प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स बोला है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। तो यहाँ पे पेंसिल से लिखना टेबल के बाद में 2-3 लाइन छोड़ के, सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट। अगर 100 रुपए का सेल है और उस पे 15 रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितने की हो गई? 85 की। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तभी तो कॉस्ट आएगा ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो 185,89,103 का जो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये 85 के बराबर है और 15 का प्रॉफिट निकालना है, तो सॉल्व करो कितना आएगा। डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 15, 32,80,429। चेक करो, 32,80,429 आ रहा है। तो ये हमारे पास सेल्स आ जाएगा। टोटल अमाउंट आ रहा है 2,18,69,532, 218,69,532। 185 में 32 प्लस कर देंगे तो टू करोड़ 18,69,532। चेक करो, फाइनल अमाउंट यही आ रहा है। डन। अब इसमें एक वर्किंग नोट बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्वांटिटी में 44,000 निकाला था ना, तो वो कैसे निकाला वो करना है अपन को। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 10,000, प्रोडक्शन 1,94,000। सेल्स है ना, सेल्स कितनी दी हुई थी? 160 का सेल्स था ना, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 44,000 का। डन। चल, यहाँ तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो सुना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ए लिमिटेड कंपनी हैज द कैपेसिटी, कितनी यूनिट्स बनाने का कैपेसिटी है? 1 लाख यूनिट हम बना सकते हैं एक प्रोडक्ट की हर महीने। इट्स वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट? वर्क कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट। इनकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना, वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा फैक्ट्री कॉस्ट अलग अलग आता है। जैसे अगर हम 1 लाख में से
सिर्फ 10% प्रोडक्शन करते हैं, 10% मतलब कितना, 10,000। तो हमारा एक प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री कॉस्ट 400 रुपए का आता है। समझ में आ रही वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब। तो 10,000 यूनिट को बनाने पर 400 रुपए के हिसाब से कितने का खर्चा आएगा, कितने का खर्चा आएगा, 40 लाख का, हाँ है ना। ऐसे ही हमको 20%, 30%, 40% सबका दे रखा है। और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हमारी कॉस्ट कम होती है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट चेक करो कम होती जा रही है। जो 400 रुपए की कॉस्ट आ रही थी ना वो 310 पे ही आ गई। क्लियर बोलो यहाँ तक सबको। उसके बाद बोला है कि वर्क कॉस्ट तक तो हमने आपको दे रखा है। कंपनी का फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस खर्च के जो खर्चे है ना, कौन से वाले, फिक्स्ड वाले, वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए, कितने रुपए, 1.5 लाख। और फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, कितने के हैं, 2.5 लाख के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज होगी, कौन सी कॉस्ट चेंज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना। वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितने रुपए का है, 30 रुपीज है एक यूनिट का। तो जितनी भी यूनिट हम बेचेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 रुपए को, हाँ या ना। फिर बोला है इट कैन सेल, कंपनी है ना अपना 100% आउटपुट बेच सकती है, कितने रुपए में, 100% आउटपुट मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख यूनिट्स, 100% ऑफ आउटपुट मतलब 1 लाख यूनिट कंपनी बेच सकती है। कितने रुपए में बेचेगी, पर 1 लाख यूनिट बेचने के लिए कंपनी को ये सारे खर्चे और करने पड़ेंगे। यही तो लिखा है, इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, गिफ्ट आइटम देना पड़ेगा 30 रुपए का, तो एक फ्री में 500 रुपए का जो बेचोगे ना उसमें गिफ्ट आइटम लगेगा 30 रुपए का एक यूनिट को बेचने पर। तो 1 लाख यूनिट पे 30 रुपए का खर्चा कितना हो गया, 30 लाख का तो ये खर्चा हो गया। समझ में आ रही बात सबको। इसके अलावा कंपनी अगर 1 लाख यूनिट बेचेगी तो कंपनी को लकी ड्रॉ का इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज वाले को तो कंपनी 50,000 देगी, सेकंड प्राइज वाले को 25,000, थर्ड प्राइज वाले को 10,000 और 3 कॉन्सोलेशन प्राइज भी देगा। कॉन्सोलेशन प्राइज मतलब कि तुमने पार्टिसिपेट किया है तो तुमको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो 3 लोगों को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे, मतलब 15,000 रुपए मिलेंगे तीनों को मिला के। समझ में आ रही बात सबको। नेक्स्ट, इसके अलावा 1 लाख रुपए का रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा हर महीने अपने कस्टमर को। कस्टमर आया है तो उसको चाय कॉफी पिलानी पड़ेगी, उसके लिए कुकीज मंगाना पड़ेगा, सैंडविच मंगाना पड़ेगा, तो ये सब भी मंगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक टीवी पे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, एवरी वीक, हर हफ्ते, एट अ कॉस्ट ऑफ कितने रुपए का, 20 लाख रुपए पर महीने का कॉस्ट रखा है, जो हर महीने हर हफ्ते चलेगा। क्लियर। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर वाले खर्चे तो होंगे, साथ का साथ ये चारों खर्चे और होंगे। आ रही है क्या बात समझ में आता सबको। फिर ये कह रहे हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को 30% ऑफ इट्स आउटपुट, अगर कंपनी सिर्फ कितना प्रोडक्ट बेचती है, 30% प्रोडक्ट बेचती है ना, 30% मतलब 30,000, 30% का मतलब कितना, 30,000। तो वो 30,000 यूनिट भी कंपनी बेच सकती है, और कितने में बेच सकती है, 550 रुपए में बेच सकती है। पर उसके लिए कंपनी को ए से लेकर डी तक के कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ए से लेकर डी तक के खर्चे तो तभी कर रही है जब उसको 1 लाख यूनिट बेचने हैं। कितनी यूनिट, 1 लाख यूनिट। एक्सपेंसेस, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें आप टोटल कॉस्ट बताओगे, टोटल प्रॉफिट बताओगे, 2 लेवल पर। कौन कौन से लेवल पर, 30% पर और 100% पर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आ जाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका जो जो खर्चा है वो बुक करते जाएंगे, और क्या। क्वेश्चन नंबर 3, लिखो कॉस्ट शीट, और 3 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, 30% लेवल, 100% लेवल। 30% लेवल का मतलब 30,000 यूनिट्स, 100% लेवल का मतलब 1 लाख यूनिट्स।
सबसे पहले लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। कितनी आ रही है फैक्ट्री कॉस्ट? 30% पे। देख के बताओ, अगर कंपनी 30% प्रोडक्ट बनाती है तो कितना कॉस्ट आएगा? 380। तो 380 इंटू 30,000 कर लो। 1,14,00,000। और 1,00,000 पे 310 आ रही थी ना पर यूनिट वाली जो कॉस्ट थी? 3,10,00,000। ये तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। इसके बाद कौन सा खर्चा दिया हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव वाला खर्चा। तो एड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कितनी दे रखी है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? 1,50,000। तो दोनों में 1,50,000 आएगी। ये तो भाई, ये तो दोनों में 1,50,000 आएगी ना। फिर हम ऐड करेंगे सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस दिए हुए थे ना, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस। कितने का था? तो ये भी 2.5 लाख दोनों में ही आएगा। फिर ऐड वेरिएबल वाला खर्चा कौन सा था एक हमारे पास में? डिस्ट्रीब्यूशन। 30 रुपए था पर यूनिट का। इसके अलावा कंपनी ने और भी खर्चे किए। अगर कंपनी 100% प्रोडक्ट बेचती है तो जिसमें सबसे पहले खर्चा कौन सा था? गिफ्ट आइटम। गिफ्ट आइटम 30 रुपए है एक यूनिट पर। तो 1,00,000 पे 30 लाख आ जाएगा। भाई 30,000 वाले में तो आएगा ही नहीं ना, अदर एक्सपेंस में ही तो आएगा। फिर लकी ड्रॉ के जो प्राइजेस थे, लकी ड्रॉ के प्राइजेस 25,000 प्लस 15,000 था क्या? नेक्स्ट 50, 25, 10 और फिर 5। हाँ 50, 25, 10, टोटल कितना आ रहा है? 1,00,000। और कौन से खर्चे किए कंपनी ने? 1,00,000 रुपए का रिफ्रेशमेंट पे खर्चा। नेक्स्ट टीवी प्रोग्राम पे जो स्पॉन्सर्ड वाला खर्चा था 20 लाख का। अच्छा, ये सब टोटल कॉस्ट आएगी। और कोई कॉस्ट है क्या? बस टोटल कर लो कॉस्ट कितनी आ रही है। $127 लाख।
3,96 लाख, 3,96 लाख। चलो देख के बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या था। कॉस्ट शीट बनानी है, टोटल कॉस्ट निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट तो अपन ने कर ही ली। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे सेल्स। 30% आउटपुट को आप 550 रुपए में बेचते हो, तो 550 इंटू 30,000, 165 लाख। 100% आउटपुट को आप 500 रुपए में बेचते हो, चेक करो प्रॉफिट यही आ रहे हैं क्या। फर्स्ट केस में 38 लाख का आ रहा है और सेकंड केस में 104 लाख का आ रहा है। ₹500 में तो बेच रहा था, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 100% आउटपुट को हम 500 रुपए में बेच सकते हैं। और जो दूसरा वाला था वो 550 में सेल हो रहा था, 30% कैपेसिटी वाला। यही आ रहे हैं प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए बोला है या बस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ही निकालना है? बस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ही निकालना है। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 में? बोलो। अब है ना क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पहले खुद से ट्राई करो रफ में, उसके बाद में मैं तुमको